मित्रों के साथ बैठ रहा हूं, कहीं कुछ कर रहा हूं कि भाई शिवराज सरकार का कोई एक अच्छा काम मिल जाए, उस पर भी तो बोल दें किसी दिन। रोज हम लोग उनके घोटालों की बात कर लेते हैं, रोज हम उनकी सारी चीजें, उनके झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की, इन सारी चीजों की बात करते हैं। कोई एक मुद्दा मिल जाए हमको जिसमें हम कह सके कि नहीं, शिवराज सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जहां देखो जरा सा खबर उनकी पढ़ो और उसकी खबर का जब आप असर पढ़ते हो तो घोटाला सामने आ जाता है, भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। किसी भी बात को आप ले लो, और ये भ्रष्टाचार हम लोग नहीं उजागर कर पाते। ये भ्रष्टाचार आप जैसे सुधी पत्रकार, हमारे साथी, ये उजागर कर देते हैं। तो रोज हम अच्छी खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आपसे खबर का असर पढ़ लेते हैं तो एक नया घोटाला सामने आ जाता है। तो इसमें हमें समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा अनाचार, कदाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा। पिछले 18 सालों की जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, ये झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की ही सरकार बन करके रह गई है। सिर्फ घोषणा भी है, सिर्फ बातें। आज देख रहा था, बैठा हुआ था, तो एक आदिम जाति कल्याण विभाग का घोटाला नजर आ गया सामने। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने वो घोटाला किया। 2010 से 2017 तक खाते बनाए, खातों में बगैर स्वीकृति के पैसा डाला और 10 करोड़ से ज्यादा रुपया निकाल लिया। आप साथियों ने जब उनकी खबर करी तो 8 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने को लोग नहीं तैयार हुए सरकार के। न्यायालय गए आप में से कुछ साथी, तो कोर्ट ने उन 8 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया, तब जाकर के वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये घोटाला आ गया था। सरकार को क्या करना चाहिए था कि भाई अगर उनके पास कोई आई है खबर तो उसकी जांच बैठाए, लेकिन नहीं, न्यायालय ने जब कहा तब जांच बैठाई। और जांच न्यायालय के कहने के बाद कैसे बैठती है, कैसे सारी चीजें होती है, वो आपके सामने। तो मेरे को यही समझ आ रहा था जब मैंने कल ये बात करी, तो मैंने कहा यार, ये पैसे क्या हमारी गद्दारों के लिए इकट्ठे कर रहे थे वो लोग? यही सब रुपए गए हैं क्या वहां इकट्ठे कर करके? 200-400 या 1000-2000 जो भी उन लोगों ने करोड़ किए हो, मैं नहीं जानता कितनी संख्या रही होगी। कभी सरताज सिंह के मेडिकल बिल से पैसा ले लिए, कभी आदिम जाति कल्याण विभाग से पैसा ले लिए, कभी लाडली बहनों को ठग लिए, कभी सड़क के गड्ढों के रिपेयरिंग के नाम पर कर लिए, और कभी आदिवासी लोगों के जो कल्याण के पैसे थे वो ठग लिए। तो ये सारी की सारी बातें मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि इन पर आपसे बातचीत होती रहनी चाहिए, और आपकी सजगता इस मामले में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आप देखिए आदिवासियों के अत्याचार की बात। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग तो रोज की रोज लिख देते हो, अगले दिन फिर नई खबर आ जाती। अगर आप आदिवासियों के आप अत्याचार की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की तो लिस्ट इतनी लंबी है, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। अब कैसे कैसे करते हैं ये, चाहे अनूपपुर में आदिवासी युवक के साथ बर्बरता कर रहे हो, चाहे उस युवक की बात हो जिस युवक को के चेहरे पे पेशाब डाला गया हो। आप देखिए अनूपपुर में 18 सितंबर 2023 को इन्होंने आदिवासी के साथ क्या बर्बरता की। 5 लोगों की हत्या हो गई और उन्हें 8 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया। मार्च 2023 में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया, फिर हत्या कर दी उसकी।
2 फरवरी 2023 में एक आदिवासियों को ट्रैक्टर से बांधकर तब तक घसीटते रहे ये लोग, दबंग लोग, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, सांसें नहीं रुक गई। 2022 10 अगस्त को फायरिंग कर डाली, एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई। अब फायरिंग जो है वन विभाग के अधिकारियों ने की, 32 साल का बच्चा था जो मर गया। जुलाई 2022 में जमीनी विवाद में एक आदिवासी महिला को जला दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बर्बरता हो रही है, बर्बरता होने के बाद जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए दबंगों के खिलाफ, क्या पुलिस वो कार्रवाई कर रही है? जवाब आता है नहीं। वो कहीं ना कहीं सामंतशाही लोगों के साथ में किसी न किसी रूप में खड़ी रहती। मई 2022 में 2 आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी सिवनी में। मंडला में आदिवासियों की हत्या 2022 में ही की, 3 आदिवासियों की, जहां उनका सर काट के ले गए। और अभी तक क्या हुआ है इसमें किसी को नहीं पता। तेंदुपत्ते की जो नीति है वो आपके सामने, कल प्रियंका गांधी जी भी बोल करके गई, घाटे का काम दे रहे मिश्रा साहब। तो आज मुझे तो इन 2 विषयों पर की जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही है 18 साल की, उन्हीं पर सारी आपके सामने सब छोटी छोटी चीजें रखनी थी, क्योंकि ये ठगराज है। ठगराज है तो शिवराज है, घोटाला राज है तो शिवराज है, आदिवासियों पर अत्याचार राज है तो शिवराज है, और अबोध बालिकाओं पर दुराचार, अत्याचार, अनाचार का राज है तो शिवराज है। तो मेरी तो ये छोटी छोटी सी निवेदन है आप लोगों के सामने कि इन बातों को उठाएं, जनता के सामने रखें, जनता निर्णय करे कि अत्याचारी, अनाचारी और कदाचारी शिवराज सरकार, जब हम मुख्य मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो ये कभी इजराइल पहुंच जाते हैं, कभी विषयांतर करने के लिए पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं। और पिथौरागढ़ में भाई हम भी उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन हम मणिपुर से मुंह नहीं मोड़ते। हम आदिवासियों पर अत्याचार की जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं, वहां से मुंह नहीं मोड़ते। कमियां हर जगह पे हो जाती हैं, उन कमियों को निस्तारण करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार अपनी कमियों से भागती है और दूसरों को आरोप लगा करके चली जाती है ताकि विषयांतर हो सके। हमारा इतना ही आरोप है इनके ऊपर। धन्यवाद साथियों। अगर कोई प्रश्न हो तो आपके सामने में प्रस्तुत हो। अठारह साल से तो शिवराज जी ठग रहे पूरे प्रदेश को। गांधी परिवार और कमलनाथ जी कहां आ गए? अब ये ठगबंधन है सरकार शिवराज जी की। ठग शिवराज जी रहे, पहुंचा मोदी जी को रहे। इसमें कमलनाथ जी और गांधी परिवार कहां से आ गया? गांधी परिवार क्या सत्ता में है? सत्ता में है। शिवराज जी विषयांतर मत कीजिए। शिवराज जी 18 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी अपने कार्यकाल का जवाब 3 दिसंबर के बाद देंगे। जी स्टेटमेंट साथी आपके सामने है और कल इत्तेफाक से भारत सरकार का भी आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठा लिया। और जी कांग्रेस का मूलभूत चेहरा सामने हो गया है। जितने भी आतंकवादी या संगठन है उनको कांग्रेस सदैव समर्थन करती है और उनसे फंड लेती है। इस पर क्या कहना है? मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से उस नरोत्तम मिश्रा को जवाब देना चाहता हूं और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज चौहान की और वीडी शर्मा की हैसियत हो, हिम्मत हो और हौसला हो तो जवाब दे कि CWC का जो रेजोल्यूशन हमारा था फिलिस्तीन के ऊपर, सेम हूबहू वही रेजोल्यूशन भारत सरकार का है।
जिस रेजोल्यूशन की वजह से कांग्रेस पार्टी को आतंकवादियों का और हमास का साथ देने वाली पार्टी ये लोग कह रहे थे, सेम रेजोल्यूशन भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है कल। आपको अगर उसकी कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा, वरना ANI पर है। तो क्या अब शिवराज, BD मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा, नाम लेके कह रहा हूं, इनकी है हिम्मत नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों का समर्थन कहने की, समर्थन करने वाला व्यक्ति कहने की? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमास की समर्थक है? फिलिस्तीन का समर्थन कांग्रेस ने किया था, फिलिस्तीन का ही समर्थन भारत की सरकार कर रही है। हमें फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आतंकवादी कहा गया, तो अब क्या भाजपा को, नरेंद्र मोदी को नरोत्तम मिश्रा आतंकवादी कहेगा? यह नरोत्तम मिश्रा से, आप लोगों के माध्यम से मेरा प्रश्न है, यही प्रश्न मेरा BD मिश्रा से है कि आज की डेट में, क्या BD मिश्रा ना, BD शर्मा, सॉरी, BD शर्मा। मैं मिश्रा जी से डर जाता हूं, तो हर चीज मुझे मिश्रा जी दिखाई देती है। तो आप अनुमति दे तो एक प्रश्न में सर आपकी बात का जवाब दे दूं। जिन मुख्यमंत्री जी का आपने कहा है, तो गृह मंत्री जी का आपने कहा है, PFI को लेकर, हाँ, मैं एक बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूं आपके सामने। कर्नाटका में ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी ने SDPI को समर्थन दिया है। SDPI वो विंग है, पॉलिटिकल विंग है, जो PFI की एक ब्रांच है। मैं फिर, पंडित जी आप लिख लीजिएगा, तो पंडित का जवाब पंडित से गिरवाऊंगा मैं। कर्नाटका में बीजेपी ने PFI की पॉलिटिकल विंग SDPI को समर्थन दिया है। अब नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और अमित शाह जी, ये तीनों बता दें कि उनका वास्तविक चरित्र क्या है। और मैं आदरणीय सुरेंद्र जी की अनुमति से इंटरेक्ट करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ही देर बाद हम BD शर्मा साहब को एक नोटिस भी दे रहे हैं। नोटिस तैयार हो चुका है, संभव हुआ तो हम FIR भी करवाएंगे और उन्हें साबित करना पड़ेगा, जो उन्हें बोलने की बीमारी है उसमें उन्हें साबित करना होगा कि कांग्रेस ने क्या किया था, क्या कहा था, और आप उसे किस पॉलिटिकल रंग के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। अब आप पूछ लीजिएगा उनसे कि जो समर्थन उन्होंने कर्नाटका को दिया है वो संगठन कौन है। और सुरेंद्र जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया। पहले नोटिस कानूनी जाएगा, उसका जवाब नहीं, मैं तो मानहानि का एक्सपर्ट हूं ना, उसके बाद उन पर मानहानि लगाई जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके नोटिस तैयार है। तो ये जो PFI वाली जो बात हो रही थी ना, बहुत स्पष्ट एक लाइन की और बात है, तो सर ने कह ही दिया कि हम कानूनी नोटिस भी दे रहे हैं। आतंकवाद पर कोई राजनीति नहीं, किसी तरीके की राजनीति नहीं, मैंने कल भी कहा था। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। जो SDPI वाली बात कही, इसमें और आगे भी मैं बता दूं कि 2 सदस्य थे इनके, भाजपा के, उन दोनों सदस्यों को SDPI को दे दिया था उस ग्राम पंचायत में। इन लोगों ने, एक नहीं 2 सदस्य थे, और हमारे 11 थे, उनके 9 थे, एक निर्दलीय लेके उन लोगों ने 12 कर लिए थे। तो ये झूठ, छल, कपट। और फिलिस्तीन पर आप जो कह रहे, बताइए ना कि हमास का समर्थक है नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार, भाजपा सरकार, वही सेम रेजोल्यूशन दिया आपके सामने। तो इस तरीके की बातें छोटे चुनाव में आकर के आप अपनी विदेश नीति पर, भाई विदेश नीति पर हमारा सामूहिक कंसेंसस है। और मैं एक बात बताऊं आपसे, जब जब भारत की सरकार संकट में पड़ी है पिछले 10 साल में, जब तब भारत की सरकार को कांग्रेस ने बाहर निकाला है उस संकट से, जिम्मेवारी से कहता हूं। चाहे शशि थरूर से कांग्रेस ने मदद दिलाई हो उनको, मैं आपको ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन अभी जो रेजोल्यूशन था
इस रेजोल्यूशन के बेस पर ही भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति की घोषणा करी है, सेम वर्ड टू वर्ड। हम आतंकवादी हैं या भाजपा वाले आतंकवादी हैं? ये जरा सा नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर।